हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और मेरी पढ़ाई हुई लेसन आप लोग को ज़रूर अच्छी लग रही होगी। तो आज हमारा सीडीपी का 22वां चैप्टर है, जिसमें हम अभिवृद्धि और विकास के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने 21 वीडियो सीडीपी के अपलोड कर चुका हूं। यदि वो आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर वो सभी आप वीडियो देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई को अपना जारी रखिएगा, ताकि आपको भविष्य में लाभ मिल सके। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अभिवृद्धि और विकास। हम लोग अभिवृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं, इसे डिटेल में चर्चा करेंगे आज के इस लेसन में। उससे पहले हम लोग थोड़ा बाल विकास या बाल मनोविज्ञान को जान लेते हैं कि क्या है बाल मनोविज्ञान, क्या है बाल विकास, सीडीपी आखिर है क्या। तो सीडीपी हमारा या बाल विकास हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट हमारा क्या है, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन है हमारा बाल मनोविज्ञान, जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों में जो जो प्रक्रिया विकसित होती है, अभिवृद्धि होती है, विकास होता है, उस सब प्रक्रिया को हम लोग अध्ययन करते हैं। वही हमारा बाल विकास है, जिसे बाल मनोविज्ञान भी कहा जाता है। तो मानव जीवन में देखिए क्या क्या अवस्थाएं आती है। पहला है गर्भावस्था आती है, उसके बाद शैशवावस्था बच्चे का होता है, उसके बाद बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था, तब जाके प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में पहले यौन अवस्था आता है, यौनावस्था, युवा अवस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, मतलब कि जो 40 साल के बाद वाला एज होता है। तो मुख्य रूप से हमारा 5 प्रकार की जीवन की आवश्यकता मतलब अवस्था है, स्टेजेस हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के व्यक्तियों का, बालकों का अध्ययन करेंगे। आयु सीमा इसका देख लीजिए, 0 से 18 वर्ष तक, मतलब कि गर्भावस्था से लेकर भ्रूण बनने से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन को हम लोग बाल मनोविज्ञान कहेंगे। तो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान आप लोग समझ चुके हैं कि क्या है, बाल विकास क्या है। इसके आगे चलिए हम लोग देखते हैं। तो बाल मनोविज्ञान थोड़ा पॉइंट है, आप लोग देख लीजिए। बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक बर्क थे। जो मनोवैज्ञानिक का नाम था वो बर्क थे। उसने सबसे पहले बाल मनोवैज्ञानिक शब्द को परिभाषित किया था, मतलब परिभाषा दिया था, उसको स्वभाव में, व्यवहार में लाया था। इसके बाद पेस्टोलॉजी ने बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था। उसके बाद जो है हमारे पेस्टोलॉजी जो मनोवैज्ञानिक है, उसने बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया और अपने इस प्रयोग को अपने 3 वर्षीय पुत्र पर आजमाया तथा बाल मनोविज्ञान से संबंधित बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखा है। तो ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अपना अध्ययन किए थे। तो हमारा पेस्टोलॉजी हो जाएगा मनोवैज्ञानिक का नाम। उसके आगे देखते हैं। इसके बाद बाल विकास से संबंधित सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण स्टैनली हॉल द्वारा किया गया था। आगे क्या लिखा गया है कि इससे संबंधित जो है बाल विकास से संबंधित जो भी प्रश्नावली होता है उसे स्टैनली हॉल द्वारा दिया गया था, जिसमें विकास की जितनी भी आवश्यकता है उसका क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया। प्रश्नावली का मतलब होता है कि जिसमें विकास की जितनी भी अवस्था है, स्टेजेस, उसका क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया था। कौन किया था? स्टैनली हॉल मनोवैज्ञानिक द्वारा। इसलिए स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यदि क्वेश्चन आए कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्टैनली हॉल। दोस्तों, इतना तो आप लोग देख चुके, इतना समझ चुके, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं बाद में। चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं। आगे है मनोविज्ञान से संबंधित मनोवैज्ञानिकों के कथन, मतलब मनोविज्ञान से जो अपना कथन दिए हैं वो कौन कौन सा मनोवैज्ञानिक है। तो मुख्य रूप से यहाँ हम लोग 4 मनोवैज्ञानिक के कथन लिखे हैं। पहला देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कहा है स्किनर साहब ने। हम लोग याद रखेंगे पॉइंट सबको, कथन सबको।
एक बार से याद नहीं हो रहा है तो 2 बार 3 बार करके वीडियो देखेंगे। दूसरा है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये वाटसन साहब ने कहे। तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, ये भी हमारे स्किनर साहब ने कहे। चौथा पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, यह कथन है क्रो एवं क्रो का। तो चारों आप लोग याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसे बाद में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, अपना कॉपी या नोटबुक पे लिख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग अभिवृद्धि के बारे में अब आते हैं मेन चैप्टर पे। अभिवृद्धि आखिर है क्या, किसे हम लोग अभिवृद्धि कहेंगे? तो अभिवृद्धि का मतलब होता है शरीर में परिवर्तन, शरीर का जो परिवर्तन होता है ऊपरी हिस्सा का, उसे ही हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिए। सामान्यतः व्यक्ति के शरीर के परिवर्तन यानी लंबाई, चौड़ाई और भार में परिवर्तन प्रत्यक्ष दिखाई दे वह अभिवृद्धि कहलाता है। मतलब कि शरीर में जो लंबाई बढ़ रहा है, चौड़ाई बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, वो हम लोग को यदि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, अपना आँख से दिखाई दे, तो हम लोग का अभिवृद्धि कहलाता है। अभिवृद्धि मतलब वृद्धि भी कह सकते हैं, ग्रोथ जिसे इंग्लिश में कहते हैं। यह अभिवृद्धि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक चलती है। अभिवृद्धि जो है वो कब से कब तक चलती है? तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलती है। ये वृद्धि को हम माप सकते हैं, जो वृद्धि होता है, अभिवृद्धि होता है, इसको हम लोग माप सकते हैं, इसलिए यह मात्रात्मक इकाई कहलाती है। मात्रात्मक है इसकी इकाई, हम लोग इसको माप सकते हैं, इसका कितना वृद्धि हुआ है, कितना वृद्धि नहीं हुआ है। शरीर की वृद्धि एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है। हम लोग को पता है कि शरीर की जो वृद्धि होता है वो एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। हम लोग जीवन भर तो नहीं बढ़ते हैं ना, एक स्टेज के बाद हम लोग का वृद्धि रुक जाता है। अब आगे देखते हैं कि अभिवृद्धि से संबंधित मनोवैज्ञानिकों के कथन है। एक है मनोवैज्ञानिक सोरेनसन, जिसने कहा है कि अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है, जिसका मापन संभव है। सोरेनसन का हम लोग कथन याद रखेंगे, क्या कथन था? अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है। मतलब कि शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना जिसका मापन संभव है, जिसको हम लोग माप सकते हैं। दूसरे कथन है हरलोक महोदया का। हरलोक देखिए एक मनोवैज्ञानिक तो थे, लेकिन ये पुरुष नहीं थे बल्कि स्त्री थी, महिला थी, इसलिए हरलोक महोदया का कथन है कि अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है। तो उसने भी कही है कि अभिवृद्धि का मतलब होता है प्राणी का आकार और संरचना में परिवर्तन। हम लोग अब अभिवृद्धि को समझ चुके हैं, वृद्धि को समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग थोड़ा विकास को भी जानते हैं। अब विकास क्या होता है? विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास में होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। विकास का मतलब हुआ कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट, चारों ओर मेरा विकास होना चाहिए। ये किसी एक क्षेत्र में विकास नहीं होता है, जैसे मेरा केवल शारीरिक वृद्धि हो रहा है, मानसिक वृद्धि नहीं हो रहा है, तो वो विकास नहीं हुआ। विकास का मतलब हुआ कि टोटल चारों ओर मेरा विकास हो रहा है, मेरा शारीरिक वृद्धि हो रहा है, मानसिक वृद्धि हो रहा है, सामाजिक वृद्धि हो रहा है, संवेगात्मक वृद्धि हो रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है, आध्यात्मिक विकास हो रहा है, मतलब सब विकास मेरा हो रहा है। विकास से तात्पर्य निर्भरता से स्वायत्ता की अवस्था प्राप्त करना, मतलब कि विकास जो है वो डिपेंडेंट से ऑटोनॉमी की ओर जाना कहलाता है विकास। मतलब हम अभी शैशवावस्था में है तो क्या है कि किसी पर निर्भर है, धीरे धीरे हम किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था में जाने लगे, मतलब स्वनिर्भरता, अपने आप डिपेंडेंट होने लगे, तो वही है हम लोग का विकास। छोटे बच्चे में जो निर्भरता होती है वो अपना काम खुद नहीं कर पाता, उसके माता पिता सब काम करते हैं, लेकिन वह जैसे जैसे उसका विकास होता है, बड़ा होता है, तो वह ये खुद अपने ऊपर निर्भर हो जाता है, स्वायत्ता इसमें आ जाती है। तो विकास हम लोग समझ चुके हैं, चारों ओर का विकास, मतलब जो बढ़ना है, वृद्धि होना है, विकास होना है, वो एक तरफ ना हो करके चारों तरफ होना है। इसके संबंध में हरलोक महोदया का कथन है, उन्होंने अभिवृद्धि को मात्रात्मक परिवर्तन
तथा विकास को गुणात्मक परिवर्तन का, जो हम लोग पहले अभिवृद्धि पढ़े हैं उसे उन्होंने मात्रात्मक परिवर्तन, और विकास जो है अभी पढ़ रहे हैं उसको गुणात्मक परिवर्तन कहा है। अब देखते हैं स्किनर महोदय का कथन है, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। विकास को उन्होंने जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल बताया। दोनों कथन हम लोग याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर, आखिर दोनों में क्या क्या अंतर है। तो पहला अंतर हम लोग गिना रहे हैं, अभिवृद्धि का स्वरूप जो है वो बाह्य होता है, मतलब उसको बाहर से हम लोग देख सकते हैं कि उसमें अभिवृद्धि या वृद्धि कितना हो रहा है। लेकिन विकास का जो स्वरूप होता है वो आंतरिक होता है। विकास को हम लोग देख नहीं सकते हैं प्रत्यक्ष आँखों से, बल्कि उसको महसूस कर सकते हैं कि उसमें विकास हुआ है। अब आगे चलते दूसरा कथन देखते हैं, यह एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। अभिवृद्धि जो है एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। हम लोग मतलब कि अपना जीवन अवस्था जब तक मृत्यु तक बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो बढ़ने का एक निश्चित, अभिवृद्धि का एक निश्चित आयु होता है। जैसे हम 22 साल या 25 साल के बाद अब बड़ा नहीं होते हैं, जितना लंबाई बढ़ना था वो उतना बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके आगे 35 साल 40 साल इतना अवस्था में हम लोग नहीं बढ़ते हैं। जितना हाइट मेरा 25 साल की अवस्था में रहता है वही हाइट मेरा 40 साल या 50 साल की अवस्था में भी रहता है। तो अभिवृद्धि एक निश्चित समय बाद रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है। वो जीवन भर मतलब मेरा विकास हो रहा है। देखिएगा जो बच्चा का विकास है, मानसिक विकास, वो धीरे धीरे बड़ा होते होते एक युवक का जो विकास होता है वह ज़्यादा होता है। फिर वो जब बढ़ के एक वृद्ध का होता है, एक प्रौढ़ का होता है, उसका भी विकास जो है वो उससे भी ज़्यादा होता है। तो विकास जो है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है। तीसरा हम लोग पॉइंट देखते हैं, वृद्धि जो मात्रात्मक होती है। वृद्धि को हम लोग माप सकते, इसलिए इसे मात्रात्मक कहा है, जबकि विकास की प्रक्रिया मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होती है। विकास का मतलब है कि इसमें वृद्धि भी शामिल है, इसलिए विकास की प्रक्रिया यानी विकास जो है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, इनका प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। मतलब इसका जो प्रयोग है वो संकुचित, मतलब छोटे से अर्थ में। अब अभिवृद्धि है वो छोटा अर्थ में होता है, केवल शारीरिक परिवर्तन ही जो है अभिवृद्धि या वृद्धि कहलाती है, लेकिन सब और वृद्धि या विकास जो है वो हमारा विकास कहलाता है। तो विकास का जो प्रयोग है वो व्यापक अर्थ में होता है, बड़ा अर्थ में होता है, इसमें चारों ओर का वृद्धि शामिल है। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं, वृद्धि को मापा जा सकता है। हम लोग पढ़ चुके हैं वृद्धि का मापन कर सकते हैं, लेकिन विकास का मापन मुश्किल है। विकास का भी मापन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। अब छठा पॉइंट देखते हैं कि वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। छठा पॉइंट में क्या लिखा है कि वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। हम लोग किसी भी दिशा में वृद्धि हो सकता है, वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन विकास जो है एक निश्चित क्रम में बढ़ता है, एक निश्चित क्रम होता है उसका। अब सातवां पॉइंट देखते हैं, वृद्धि सीमित होता है। वृद्धि सीमित का मतलब है कि जितना हम लोग का वृद्धि होना है उतना ही होगा, उससे ज़्यादा वृद्धि नहीं हो सकता। लेकिन विकास असीमित होता है, विकास उसका कोई सीमा नहीं है, वो असीमित होता है। हम लोग सब दिन विकास कर सकते हैं, लेकिन सब दिन हम लोग का शरीर में वृद्धि नहीं हो सकता है। आठवां और अंतिम है, अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है। अभिवृद्धि में विकास जो है वो शामिल नहीं है, लेकिन जो विकास है उसमें अभिवृद्धि शामिल है, क्योंकि विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि आता है। शारीरिक विकास भी हम लोग का विकास में आ जाता है, इसलिए विकास में अभिवृद्धि निहित है। दोस्तों आज का मेरा चैप्टर यहीं ख़त्म होगा। आगे हम लोग दूसरे लेसन में देखेंगे अभिवृद्धि और विकास के प्रमुख नियम, उसके आगे और भी बहुत कुछ है। तो आज का वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम लोग यहीं पर अपना एंड कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें नोटिफिकेशन पाने के लिए, और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।